नमस्कार। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ बहुत जरूरी सवाल उठाए हैं। कॉरपोरेट लोन से लेकर हमारे आर्थिक आंकड़ों की बुनियाद तक आज हम इन सवालों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए एक एक करके इन मुद्दों को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दोहरे मापदंडों की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एलआईसी यानी जिसमें हम सबका पैसा लगा है, उससे आखिर फायदा किसका हो रहा है। इसके बाद अडानी समूह और वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट पर नजर डालेंगे और आखिर में जीडीपी के डेटा पर जो सवाल उठे हैं उन्हें भी जानेंगे। तो चलिए पहले मुद्दे से ही शुरू करते हैं, दोहरे मापदंड की सच्चाई। यहाँ हम इस दावे की पड़ताल करेंगे कि जब लोन चुकाने की बात आती है तो देश में दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो शायद बहुत कुछ कह जाती है। एक तरफ एक आम मिडिल क्लास इंसान है जो अगर सिर्फ 2 महीने भी लोन देने में देर कर दे तो उसका घर नीलाम हो जाता है, और दूसरी तरफ एक बड़ी कॉरपोरेशन है जो करोड़ों का लोन डिफॉल्ट कर देती है और उसे माफ कर दिया जाता है। सोर्स मटेरियल इसी दोहरे मापदंड पर उंगली उठाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स मटेरियल में सी शिवाशंकरन की कंपनी के एक खास मामले का जिक्र है जिसने एक बहुत बड़ा लोन डिफॉल्ट किया था। तो रकम कितनी थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। 4,863 करोड़ रुपए। ये वो असल रकम थी जो लोन में दी गई थी और चुकाई नहीं गई। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और एलआईसी और दूसरे बैंकों ने समझौता कितने में किया? सिर्फ 318 करोड़ रुपए में। मतलब हजारों करोड़ रुपए यूं ही बट्टे खाते में डाल दिए गए। तो अब सवाल उठता है कि ये पैसा गया कहां से? यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, एलआईसी, जनता का पैसा, फायदा किसका। यहां हम देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था के निवेश और उसके वोटिंग के फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे। इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एलआईसी के पास जनता की 57 लाख करोड़ रुपए की पूंजी है। सोचिए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी को लेकर मिंट अखबार की एक रिपोर्ट एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछती है, क्या जनता के इस पैसे का इस्तेमाल कुछ खास औद्योगिक घरानों को बचाने या उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है? तो आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, वित्त वर्ष 2023 में एलआईसी ने लगभग 9,000 प्रस्तावों पर वोटिंग की और उनमें से 92% के पक्ष में वोट दिया। मतलब ज्यादातर मामलों में वो कंपनियों के साथ ही खड़ी दिखती है। लेकिन असली कहानी इसके अंदर छिपी है। रिपोर्ट बताती है कि जब भी रिलायंस या अदानी समूह का कोई प्रस्ताव आता था, एलआईसी या तो उसके पक्ष में वोट करती थी या फिर वोटिंग से ही दूर रहती थी। पर हैरानी की बात यह है कि जब ठीक वैसे ही प्रस्ताव बजाज फाइनेंस या टीवीएस मोटर जैसी दूसरी कंपनियों से आए तो एलआईसी ने या तो उनके खिलाफ वोट किया या वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो सवाल तो बनता है ना कि आखिर देश की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजर कंपनी के पास एक ही जैसे मामलों के लिए अलग अलग पैमाने क्यों हैं? चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो एक और बड़े मामले से जुड़ा है, अडानी और वॉशिंगटन पोस्ट। ये एक ऐसे निवेश की कहानी है जिस पर काफी विवाद हुआ और जिसकी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छपी। इस निवेश की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, हो ये रहा था कि अडानी समूह पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। अमेरिकी और यूरोपीय बैंक भी अब और पैसा देने से कतरा रहे थे। और ठीक इसी माहौल में मई के महीने में एलआईसी आती है और अडानी की कंपनियों में 3,458 करोड़ रुपए लगा देती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने तो सीधा सीधा ये दावा किया कि ये निवेश कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों के कहने पर किया गया था ताकि अडानी पोर्ट्स को बॉन्ड इशू के लिए फंड जुटाने में मदद मिल सके। इसके बाद क्या हुआ? एलआईसी और अडानी समूह दोनों ने ही इन दावों को खारिज कर दिया। लेकिन सोर्स मटेरियल में इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि एलआईसी का जो जवाब आया वो बेनाम क्यों था। मतलब कौन अधिकारी थे, उनका नाम सामने क्यों नहीं आया? ये डर किस बात का था? अब तक तो हम कुछ खास कॉर्पोरेट मामलों की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो हमारा आखिरी सेक्शन है वो एक और भी ज्यादा बुनियादी सवाल खड़ा करता है। ये सवाल है उस डेटा पर जिस पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत का आकलन टिका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, उसने भारत सरकार की जीडीपी डेटा की क्वालिटी को सी ग्रेड दिया है और ऐसा लगातार दूसरे साल हुआ है। तो ये सी ग्रेड क्यों मिला? सोर्स के मुताबिक दिक्कत ये है कि इन आंकड़ों की सच्चाई पर ही सवाल है।
क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से को तो गिनते ही नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये इस पूरी समस्या को साफ कर देता है। हमारी अर्थव्यवस्था का 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है, जिसे जीडीपी में ठीक से गिना ही नहीं जाता। सिर्फ 10% संगठित क्षेत्र का हिसाब रखा जाता है। अब सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। और यहीं आकर सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब देश की तरक्की को नापने वाला जीडीपी का डेटा ही सही नहीं है, तो फिर देश में सत्य की क्या हालत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा है।